नेक्स्ट टॉपिक है स्टमक। स्टमक एक तरीके से जेल लेटर होता है, उस शेप का होता है, हालांकि ये एक हॉलो स्पेस अंदर होता है और ये मेनली एपिगैस्ट्रिक रीजन और एक तरीके से पार्शियली देखा जाए तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में सिचुएटेड होता है। ठीक है, डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम आना बहुत ज़रूरी है ना। एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो डायग्राम बनाएंगे आप, तो उसमें भी आपको डायफ्राम जो कि एब्डोमिनल कैविटी में अपर साइड में होता है ना। और ईसोफेगस जो होता है जस्ट स्टमक में जाके एंटर करता है, तो ईसोफेगस, देन ये रहा आपका स्टमक। स्प्लीन होता है हमारा लेफ्ट साइड में ही, ओके। राइट साइड में होता है हमारा लीवर, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर, देन कॉलॉन होती हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन जिनको बोलते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। मेनली जो है इनको आपको याद रखना है, जब डायग्राम पूछा जाता है तो इसको आपको बनाना आना चाहिए, एग्ज़ाम में ही बना देंगे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एसोसिएटेड विद स्टमक, स्टमक के साथ कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इंटीरियरली, सामने की तरफ, है ना, इंटीरियर साइड में आपका लीवर का आपका लेफ्ट एंड स्टमक की तरफ जो सामने की तरफ दीवार होती है, वॉल ऑफ द स्टमक, ओके। देन अगर पीछे की तरफ देखा जाए पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली एक हमारी एओर्टा जो होता है, ठीक है, एओर्टा होता है, और आपका पेनक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, किडनी हो गई, ठीक है, एंड एड्रिनल ग्लैंड हो गई। और बात करते हैं अगर सुपीरियर साइड में, तो डायफ्राम होता है, जो अपर साइड का भी बताया था मैंने, डायफ्राम हो गया, देन आपका इसोफेगस हो गया, और जो हमारा लीवर हो गया उसका हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया, ओके। अब इन्फीरियरली देखते हैं तो इन्फीरियर साइड में ट्रांसवर्स कॉलॉन या स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। और जो लेफ्ट साइड जो इसके ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट साइड में भी डायफ्राम और स्प्लीन आते हैं, और राइट साइड में देखा जाए तो लीवर एंड डिओडेनम, ठीक है। ये अगर कुछ ऑर्गन एसोसिएटेड विद स्टमक, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, है ना। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में बात करें तो जो हमारा ईसोफेगस होता है वो एक तरीके से स्टमक से जुड़ता है, ठीक है, जिसमें क्या आता है, अपर साइड में कार्डियक स्फिंक्टर होता है और लोअर साइड में पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। अब डायग्राम में आपको बताता हूँ, देखिए ईसोफेगस है, ईसोफेगस आया स्टमक में, तो यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जैसे ऊपर से कोई भी खाना हमने खाया, खाना आ गया, अब यहाँ पे ये वॉल्व एक तरीके से होते हैं जो क्लोज कर देते ताकि फूड वापस बैक ना हो, है ना। अब ये नीचे होता है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर ये नीचे ड्यूडेनम को नीचे अलग करता है, इस पार्ट को, है ना, इस तरीके से सिचुएटेड होती है। अब इसमें दो कर्वेचर होते हैं, लेसर कर्वेचर और आपका ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। जो लेसर कर्वेचर होता है ये आपका पोस्टरली होता है, और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा जो एक तरीके से लेसर कर्वेचर होता है, ठीक है, जो स्टमक के पोस्टीरियर साइड में होता है, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट में, और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है इससे पहले ये ऊपर की तरफ से मुड़ जाता है जो कि जे का शेप बनाता है ना। और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है वो लीवर के स्टमक के फ्रंट वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है, जो इसोफेगस से आपका जुड़ा होता है, ठीक है। देखिए ये ग्रेटर कर्वेचर है ना, और ये इसोफेगस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये लेसर कर्वेचर है जो कि नीचे आपका डिओडेनम में या पाइलोरिक स्फिंक्टर से नीचे आता है, ठीक। अब अगर हम मेन बात करते हैं कि इसके 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी एंड एंट्रम, ठीक है। फंडस की बात करें तो यह हमारे स्टमक का एक ऊपरी भाग होता है, देखिए दिस वन इज फंडस, जो कि अपर पार्ट का आ गया ना, और यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी मानी जाती है, ठीक है, जो बीच का होता है एक तरीके से, और उसके बाद होता है एंट्रम, ठीक है। अब एंट्रम क्या होता है कि यह हमारे स्टमक का एक अंतिम भाग होता है, लास्ट पार्ट होता है, जो क्या करता है, बॉडी व डुओडेनम के मिड में होता है, ठीक है, बॉडी एंड डुओडेनम के मिड में होता है, ठीक है। ये रहा एंट्रम, ठीक है। और जब जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, तो जब भी स्टमक में चला जाता है तो ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। और जब स्टमक रिलैक्स होता है तो ये स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, तो ये
नीचे आ जाता है डियोडेनम में, डियोडेनम के थ्रू इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आना चाहिए। और 3 पार्ट हो गए, याद रखिएगा, फंडस, बॉडी एंड एंट्रम। ओके, अब बात कर रहे हैं हम वॉल्स ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मेनली देखा जाए आपके जो सिलेबस में, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या है, बीएससी नर्सिंग का थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है, तो उसमें और भी डिटेल्ड में है ना, बट आप जीएनएम के लिए है ये मेनली। तो इसमें 4 लेयर्स होती हैं, पेरिटोनियम, ठीक है, सेकंड होती है मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है, और ये मस्कुलर लेयर भी 3 लेवल्स में होती हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के इसमें फाइबर होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक फाइबर। ठीक है, ये मसल्स लेयर में पाई जाती हैं। ठीक है, थर्ड है आपकी म्यूकोसल लेयर। ठीक है, और ये भी एक तरीके से एक लेयर होती है जो कवर करती है इंटरनल साइड में। ठीक है, और ये भी जब हमारा खाना वाना हम लोग खाते हैं, तो जब ये अंदर जाता है खाना, तो ये जैसे ही हमारा जैसे खाना गया अंदर, तो जो भी यहाँ का वॉल्यूम है ये बढ़ेगा, चारों तरफ फैलेगा, तो ये लेयर एक तरीके से मतलब गायब सी हो जाती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, देखिए स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए कि ये स्टमक में अगर देखा जाए तो ये ईसोफेगस का यहाँ से क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, ऊपर ईसोफेगस हो गया। ठीक है, अब जो मसल्स जो मैंने बताया था, जो सेकंड होता है एक तरीके से मस्कुलर सिस्टम होती हैं, जिसमें कि क्या होता है कि मसल्स में 3 टाइप की मसल्स होती हैं, वो फाइबर होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर हो गई, ये इस तरीके से आते हैं। ठीक है, सर्कुलर लेयर हो गई जो ये ऐसे आ गई सर्कल टाइप में। ठीक है, और जो ऑब्लिक लेयर हो गई है ये ऑब्लिकस। ठीक है, तो ये 3 टाइप की आपकी मस्कुलर लेयर है ना। अब बात करें फंडस, ये रहा। ठीक है, कार्डियक इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पे कार्डियक इंस्पेक्टर होता है, लेसर कर्वेचर हो गया, ये बैक साइड में ग्रेटर कर्वेचर हो गया है। ठीक है, फंडस के बाद हो गई हमारी बॉडी। ओके, अब बात ये रहा पाइलोरिक इंस्पेक्टर। ठीक है, नीचे डियोडेनम आ गया और इस पार्ट को बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें ब्लड सप्लाई कैसे होती है। तो जो स्टमक होता है, स्टमक को मेनली सीलियक आर्टरी, ठीक है, की जो ब्रांच होती है वो ब्लड को सप्लाई को पूरा करती है, और जो पोर्टल्स वेन्स होती हैं वो ब्लड को ले जाती हैं वापस बैक टू द हार्ट। ओके, अब बात कर रहे हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में भी जो हमारा स्टमक होता है उसमें सिंपैथेटिक जो सप्लाई होती है वो कोलियक प्लेक्सस के थ्रू होती है, और जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है वो वेगस नर्व के द्वारा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपैथेटिक में क्या होता है कि जो भी स्टमक में सीक्रेशंस होते हैं, ठीक है, तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसको सीक्रेशन को कम करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो इसको बढ़ाता है। ठीक है, ये शायद हम लोगों ने पीछे भी प्रीवियस वाला जो टॉपिक था उसमें भी देखा था कि सिंपैथेटिक में क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है। सिंपैथेटिक में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है तो रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से सीक्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि इसके जो जूस होते हैं, ठीक है, स्टमक का जूस एंड इसके कुछ फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब जो एक स्टमक का जो शेप होता है वो हम जो फूड इनटेक करते हैं उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोस्टली जो मेल्स होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, ठीक है, 1.5 लीटर तथा उससे ज़्यादा होता है, और जब भोजन को खाया जाता है तो ये कई लेवल में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और जो भोजन का जो अंतिम भाग होता है वो कुछ समय के लिए फंडस में रहता है ना, और जो यह जो फंडस में जो रहता है भोजन, तो ये भोजन क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिक्स होके एसिडिफाई हो जाता है। ठीक है, और इससे पहले ये सेलिवरी एमाइलेज की जो फंक्शन होता है, जो उसका एक्शन होता है, उसको ये रोक देता है। ठीक है, अब जो गैस्ट्रिक मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो क्या करती है आपके जो फूड है फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम को मिक्स कर देगा, तथा जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो होती हैं जो क्या करती हैं, एक तरीके से खाने को आगे की तरफ धकेलती हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा जो हमारा पाइलोरिक पार्ट होता है, पाइलोरिक इंस्पेक्टर होता है ना नीचे साइड में, जब डियोडेनम के और बॉडी के बीच में है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा जब खाना वहाँ से निकलता है तो
उस समय हमारा जो स्टमक है वो एक्टिव होता है और पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाता है। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर जो आपका डुओडेनम और एंट्रम के बीच में है। ठीक है, और जब एक तरीके से जब ये बंद हो जाता है तो एक तरीके जो हमारा फूड होता है वो थोड़ा सा लिक्विड होके या फिर एक तरीके से एंजाइम मिल जाते हैं उसमें। ठीक है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, और जब पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसके द्वारा ये आगे डुओडेनम में चला जाता है। ठीक, अब अगर इसकी गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये लगभग 2 लीटर, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम का स्राव करता है, एक तरीके से सीक्रेट करता है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव जूस में क्या क्या होते हैं, इसमें भी आपका वाटर हो गया, कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है, खनिज लवण जिनको बोलते हैं, है ना, कुछ मिकस, देन कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक, इंटेंसिंग फैक्टर होते हैं, कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसके फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, ये क्या करता है, फूड को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाए रखेगा। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इसको एसिडिक बनाता है। ठीक है, और ये सेलेवरी एमाइलेज के जो फंक्शन होता है उसको रोकते हैं, HCl, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और जो HCl होता है कुछ रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। कुछ हम लोग क्योंकि खा जाते हैं तो पता नहीं कैसा खाना खा रहे हैं हम लोग, कुछ आपका ख़राब सा भी खाना खा जाते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड भी खाते हैं, तो मेनली इसमें क्या होता है कि HCl जो होता है वो बहुत सारी चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जो एसिडिक एक तरीके से मिक्सचर हो गया वहाँ पे फूड के साथ, तो वो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। देन इसमें क्या होता है कि पेप्सिनोजन से एक HCl की उपस्थिति में पेप्सिन प्राप्त होता है। ठीक है, पेप्सिनोजन से जब पेप्सिनोजन में HCl प्रेजेंट होता है जब, तो यहाँ से पेप्सिन बनता है। ठीक है, और पेप्सिन क्या करता है, एक डाइजेस्टिव जूस है ही है। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोज नामक अधिक घुलनशील पदार्थ में बदल देता है। ठीक है, अब लाइपेज एंजाइम भी होता है जो कि हमारे फैट के डाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब जो म्यूकस होता है, म्यूकस भी हमारे स्टमक को कुछ केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उससे जो हार्म होते हैं उनसे बचाता है। ठीक है, और ये हमारे स्टमक की वॉल को और जो हमारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं इनके बीच में कुछ जो रिएक्शंस होती हैं उनको एक तरीके से कंट्रोल करता है, जिससे हमारे स्टमक को हार्म न पहुंचने पाए। ठीक, अब बात करते हैं सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस में देखें तो कि भोजन के अभाव में भी पाचक रस थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं तो बहुत लिमिटेड मात्रा में हमारा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। ठीक है, जिसे हम लोग फास्टिंग जूस कहते हैं। और जब हम भोजन के लगभग 1 घंटे के बाद जो पाचक रस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस जो निकलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये लगभग 4 घंटे बाद यह फास्टिंग स्तर पर वापस आ जाती है। ठीक है, इसलिए हर 4 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, ताकि कुछ और केमिकल रिएक्शन के द्वारा बॉडी में कुछ मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम ना आए, है ना। अब गैस्ट्रिक जो जूस होता है इसके जो सीक्रेशन होते हैं 3 फेज़ में होते हैं। ठीक है, पहला होता है सिफेलिक फेज़, दूसरा है गैस्ट्रिक फेज़, थर्ड होता है इंटेस्टाइनल फेज़। ठीक है, सिफेलिक फेज़ में क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है वो जैसे ही स्टमक में पहुंचता है, ठीक है, तो वहाँ पर केवल हम जो सेंस हैं हमारी, जैसे कि आपकी आइज़ हो गई है, कुछ नोज़ हो गई और आपकी टंग हो गई, ठीक है, जिसके द्वारा हमारी जो वेगस नर्व होती है वो एक्साइट होती है, और ये क्या करती है, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ना उनको सीक्रेट करती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि खाना का स्वाद क्या है। ओके, अब गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, जब गैस्ट्रिक फेज आता है तो उसमें क्या होता है, जब हमारा फूड स्टमक में होता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि एंटेरोएंडोक्राइन, ठीक है, सेल्स होती हैं जो गैस्ट्रिक हार्मोन, वहाँ से गैस्ट्रिक हार्मोन का सीक्रेशन होता है, और यह हार्मोन सीधे सर्कुलेट करते हुए रक्त में प्रवेश करता है। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं, ठीक है, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड को और अधिक पाचक रस उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, और इस प्रकार से सिफेलिक फेज के समाप्त होने के बाद भी पाचक रसों का स्राव जारी रहता है। जब पाइलोरिक एंट्रम की pH 1.5 तक गिर जाती है तो यह स्राव बंद हो जाता है। ठीक है,
पाइलोरिक एंट्रम में ही जाके लास्ट वहाँ से तब जाके बिल्कुल सॉफ्ट होकर फूड तब आगे ड्यूडेनम में निकलता है ना, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब जो अंतिम चरण जिसको बोलते हैं हम लोग इंटेस्टाइनल फेज, क्योंकि लास्ट में जाके इंटेस्टाइन में ही खाना जो भी मेन बचता है लास्ट में उसका एब्जॉर्प्शन होता है उसमें न्यूट्रिशंस का, तो मेनली इंटेस्टाइन में ही हो जाता है, ठीक है। तो जब यह अधपचा भोजन हमारे स्टमक की छोटी आंत में आता है तो यहाँ पे उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं, इंटरनल जो इनर साइड में कुछ सेल्स होती हैं, उनमें हार्मोन सीक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं इंटेरोगेस्टेरॉन, ठीक है। इंटेरोगेस्टेरॉन सीक्रेट होता है और यह हार्मोन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कई सारे मतलब डाइजेस्टिव जूस के साथ अपने हमारी पाचन शक्ति को थोड़ा सा कम कर देता है। और यह हार्मोन कॉम्प्लेक्स 2 हार्मोन से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसमें सिक्रेशन और सीसीके जिसको बोलते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। इस प्रकार जो हमारा स्टमक होता है खाली होने के गति पहले से काफ़ी कम हो जाती है और ड्यूडेनम में भोजन बाइल और पैनक्रियाटिक जूस के साथ पूर्ण रूप से मिक्स हो जाता है। और जब भोजन में फैट की मात्रा ज़्यादा हो तो यह क्रिया और धीमी हो जाती है, ठीक है। और जो हमारे स्टमक के खाली होने की दर भोजन में उपस्थित तत्वों पर निर्भर करती है, क्या क्या हमने खाया है, उसमें क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, या फैट है, या फिर और अदर कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट युक्त हमारा भोजन है, ठीक है, यह हमारे स्टमक में 2 से 3 घंटे में खाली होता है। और जो प्रोटीन युक्त हो तो ज़्यादा लेवल मिक्स होता है फूड, तो उसमें समय लेता है काफ़ी, लेकिन जब फैट होता है तो फैट सबसे ज़्यादा समय लेता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। अब ये फंडिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो पाचक रस की ग्रंथियाँ किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है, ये डायग्राम है, देख लीजिएगा, वैसे खास इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब बात कर रहे हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ द स्टमक। तो फंक्शन ऑफ द स्टमक में भी जो हमारा स्टमक एक तरीके से स्टोर करता है हमारे फूड को, है ना, देन कुछ फूड के साथ कुछ केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन होता है, वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। स्टमक की कुछ मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती हैं और इसमें यही क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करता है और फूड को और ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है या एक तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जो स्टमक होता है उसमें वाटर, अल्कोहल एंड कुछ ड्रग्स होती हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन होता है और इससे जो कुछ सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स कर कंट्रोल करता है, ठीक है। और साथ ही जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसमें HCl की मौजूदगी रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को शरीर की रक्षा करती है, ठीक है। और जो इंटेंसिंग फैक्टर का स्राव होता है जिसमें कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है कि जो हमारी स्टमक होता है वहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेकर जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, उसके इलियोकिकल या सीकल वॉल्व तक फैली रहती है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है अराउंड 5 मीटर होती है, ठीक है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में ये जो स्थित होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के चारों तरफ से इसी से घिरी होती है, ठीक है। अब इसमें एक तरीके से केमिकल एब्जॉर्प्शन तथा केमिकल रिएक्शंस तथा एब्जॉर्प्शन कैसे होते हैं, ठीक है। तो मेनली 3 पार्ट होते हैं इसमें, ड्यूडेनम जो C टाइप का होता है और 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। जुजेनम होता है जो कि 2 to 5 मीटर लंबी होती है ये, ठीक है। और इसी में गॉल ब्लैडर तथा पेनक्रियास से जूस जो सीक्रेट होते हैं इसमें आते हैं, ठीक है, जुजेनम में, ओके। देन होता है इलियम। इलियम यह 3 मीटर लंबी होती है और ये इलियोकिकल वॉल्व पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि सीकम की तरफ जो पदार्थ जाते हैं उसमें जो एक वॉल्व होती है वो कंट्रोल करती है कि आगे क्या क्या चीज़ें जानी है, ठीक है। अब इसमें जो कुछ डायग्राम भी हालांकि इतना क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी डायग्राम आप देख लीजिएगा अगर आपके पास बुक्स हो, अदरवाइज आप गूगल या यूट्यूब कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो मेनली इसकी जो है 4 परतों से मिलकर बनती है जो इसकी लेयर होती हैं, ठीक है, टिश्यू जो होते हैं इसके, ओके। देखिए इसमें थोड़ा सा क्लियर दिखाया गया है, इसोफेगस ये रहा आपका, लीवर रहा, देन ये स्टमक हो गया है और ये छोटा दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर हो गया है, ठीक है।
अब ये ड्यूडेनम, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट जो सी, एक सी इस तरीके से कर्व यहाँ पे होता है सी टाइप का, ठीक है। देन हो गया पेनक्रियाज, ओके। उसके बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलम हो गई, ठीक है, जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होती हैं, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको बोलते हैं जेजुनम, ठीक है, जहाँ पर आपका गॉल ब्लैडर से एक तरीके से इनसे सीक्रेशन आते हैं, ओके। देन लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं हम लोग इलियम, और इलियम का जो पार्ट होता है ये सीधा सीकम में जुड़ा होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओके। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन घूम घाम के ये जिसको बोलते हैं हम लोग ये ट्रांसवर्स कॉलम, और यहाँ सीधा एनएस के थ्रू ये बाहर निकलती है, ठीक है। अब इसमें जो 4 लेयर होती हैं, पहला है पेरिटोनियम, ठीक है, दूसरी है म्यूकोसा, ठीक है, और माइक्रोविलाई होते हैं एक तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेशन में जो भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं उसमें से जो मेन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब इसके जो फंक्शंस देखते हैं, इस फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसमें क्या होता है कि जो पेरिस्टाल्टिस वेव्स की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, वही क्या करती है एक तरीके से फूड को छोटी आंत में से निकालता है, ठीक है। देन जो उसमें इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, और विलाई तथा इलेक्ट्रोलाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का एक तरीके से केमिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। और इनकी रोग प्रतिरोधक जो क्रिया होती है या रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं इनको रोकती है। ये फंक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। इसमें अराउंड 90% जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यहीं पर होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं केमिकल डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब केमिकल डाइजेशन कैसे होता है, जब काइम जो बोलस जिसको एक तरीके से फूड का पार्टिकल है जब वो अंदर आता है तो यहाँ पर ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिक्स होकर, और यही मिश्रण क्या करता है, विलाई और इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आता है जहाँ पर भोजन की पूर्ण रूप से पाचन क्रिया होती है, ओके। देन कंपोजिशन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस में किस क्या क्या चीज़ें होती हैं, वाटर, मिनरल्स, एंजाइम और प्रीकर्सर्स होते हैं जिसमें कि ट्रिप्सिनोजन हो गया है, काइमोट्रिप्सिन हो गया है, ठीक है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज हो गया है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं जो कि पेनक्रियाटिक जूस के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें जो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि प्रोटीन का लास्ट पार्ट होता है अमीनो एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या करता है कि जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टिडेज में, और जो आपका इंटेरोकाइनेज पेनक्रियाटिक जूस के प्रोटियोलिटिक डाइजेस्टिव जूस को एक्टिव कर देता है, ठीक है। और यह जब एंजाइम यही एंजाइम क्या करता है, पेप्टिडेज को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है जो कि प्रोटीन का लास्ट पार्ट होता है, और एक तरीके से प्रोटीन का ब्रेकडाउन किस में होता है, एमिनो एसिड में, ठीक है। अब डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, ये भी क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस द्वारा एक तरीके से एमाइलेज नामक का जूस सीक्रेट होता है छोटी आंत में, ठीक है, जो कि स्टार्च को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और यही स्टार्च क्या करता है, कन्वर्ट इनटू डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड, ठीक है। और यही सेलिवरी एमाइलेज का स्टमक में न्यूट्रलाइज्ड होता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब एक तरीके जो सलाइवा चला जाता है ना उसके साथ वो यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक। अब डाइजेशन ऑफ द फैट, यहाँ पे एक लाइपेज नामक एंजाइम सीक्रेट होता है, ठीक है। वो एंजाइम क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड तथा फॉस्फोलाइपेज का विघटन करता है जो कि फैट को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और जब काइम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो इसमें बाइल साल्ट ट्राइग्लिसराइड के ग्लोबुलस को छोटी छोटी बूंदों में विघटित करता है जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब कंट्रोल ऑफ सीक्रेशन, ओके। इसमें क्या होता है कि जो हमारा बाइल का सीक्रेशन है उसको वो कैसे कंट्रोल होता है ना, तो वो भी जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस का जो सीक्रेशन है एक तरीके से CCK के द्वारा ही एक्टिवेट किया जाता है। और जो एंडोक्राइन की जो सेल्स होती हैं जो ड्यूडेनम में ड्यूडेनम की वॉल में वहीं से एक्टिवेट होती है ना CCK ड्यूडेनम में से, तो इस तरीके से यहाँ से कंट्रोल किया जाता है सीक्रेशन ऑफ द बाइल का, ओके। अब बाइल की बात करते हैं तो ये एक डाइजेस्टिव जूस होता है,
ठीक है, जिसका सिक्रेशन लीवर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और अगर हिपैटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर बंद हो जाता है तो उस सिचुएशंस में बाइल सिक्रेशन ड्यूडेनम तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हिपैटोसेक्रेटरी डक्ट यह रस ड्यूडेनम तक पहुंचता है, ठीक है। और यह हिपैटिक डक्ट, या जैसे बोलते हैं यकृत की या लीवर की नली जो होती है, ठीक है, डक्ट जिसको बोलते हैं नली, ओके, और सिस्टिक डक्ट से होकर गॉल ब्लैडर तक पहुंचता है, जहां पर यह बाइल इकट्ठा होता है, ये जो जूस होता है, ओके। अब बाइल की जो पीएच होती है अराउंड 8 होती है, ठीक है। अब इसका डेली सिक्रेशन करीब 500 से 800 ml होता है, और इसमें मेनली क्या क्या होता है, वाटर, मिनरल सॉल्ट, म्यूकस, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल, ठीक। अगर इसकी बात करते हैं फंक्शंस की, तो फंक्शन में क्या है कि जो फैट के डाइजेशन के लिए हमारा बाइल साल्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही क्या करता है, फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है या तोड़ता है, ठीक है। अब जो एल्कलाइन जो होता है एक तरीके से जो बेसिक होता है, जिसको बोलते हैं क्षारीय, है ना, जो क्षार होता है, तो जो हमारा डाइजेशन जाता है उसमें एसिडिक होता है, तो एसिड को एक तरीके से ये न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो एल्कलाइन होता है, ओके। देन बाइल पिगमेंट से अधिक आंतरिक सामग्री की सतह पर तनाव कम होता है तथा पची हुई वसा का पाचन बनाने में सहायक होते हैं, ओके। देन जो यूरोबिलिनोजन होता है ये हाईली वाटर सोल्यूबल होता है, जो कि क्या करता है, हमारे यूरिन में से रीअब्जॉर्ब होकर और यूरिन से वापस आउट हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारे कुछ फैटी एसिड होते हैं वो वाटर में तो मिक्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है, अघुलनशील होते हैं, ठीक है, अनसॉल्युबल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस जो इंटेस्टाइनल वॉल होती हैं इसमें एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे गॉल ब्लैडर से वो एक तरीके से बाइल का निकलना या रिलीज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल का, ओके। तो ये क्या करता है, जब भोजन किया जाता है तो उस दौरान ड्यूडेनम में से CCK हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है, और यही इंटेस्टाइनल कॉलिसिस्टिक काइनेज फेज के दौरान होता है, ठीक है। और यह हार्मोन के कारण, इसी हार्मोन के कारण जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें एक तरीके से एक्साइटेशन होती है, उत्तेजना पैदा होती है, जो क्या करती है, गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हिपैटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर लूज हो जाता है, ठीक है, जिससे बाइल और पेनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में पहुंच जाते हैं। और अगर भोजन में फैट की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, तो कुछ मात्रा में काइम ड्यूडेनम में चला जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ से ड्यूडेनम में पहुँच जाता है इंट्रम से, ओके। अब बात करते हैं इंटेस्टिनल सीक्रेशन। तो इंटेस्टिनल सीक्रेशन में भी मेनली वाटर, म्यूकस, मिनरल सॉल्ट एंजाइम है, और इंटेरोसाइट्स भी हैं, जो कि विलाई में कुछ एंजाइम्स से होते हैं प्रेजेंट, जिनको बोलते हैं पेप्टिडेज, लाइपेज, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। अब जो इंटेरोसाइट्स होती हैं, ठीक है, इंटेरोसाइट्स से कुछ केमिकल डाइजेशन किस तरीके से, जो इंटेरोकाइनेज पेनक्रियाटिक पेप्टिडेज के जो एंजाइम ट्रिप्सिन को क्रियाशील करता है, और यह एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड एवं पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। और जो लाइपेज होता है वो फैट के डाइजेशन को कंप्लीट करता है, और यही फैट को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है, ओके। थर्ड है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट को डाइसेक्राइड जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज में कन्वर्ट करते हैं, और यही उपरोक्त सारी क्रिया विधि इंटेरोसाइट में होती है, ठीक है। अब कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन, तो जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन है काइम द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है, और मुख्यतः इंटेस्टाइनल जूस का जो सिक्रेशन है वो ग्लैंड को दिक्कत तथा कई बार हार्मोन्स भी यह क्रिया नियंत्रण करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो मेनली कंट्रोल करते हैं सिक्रेशन ऑफ द जूस, ओके। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये कैसे होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है मेनली डिफ्यूज़न, जो कि मोनोसेक्राइड, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इंटेस्टिनल ल्यूमेन से और इंटेरोसाइट में आगे मूव करते हैं, ओके। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कि मोनोसेक्राइड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल विलाई में एक्टिवली ट्रांसफ़र होते हैं, और यह डिफ्यूज़न से तेज होते हैं। इसके अलावा डाइसेक्राइड, डाइपेप्टिडेज और ट्राइपेप्टिडेज भी
इंटेरोसाइट में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डीपली है। ओके, अब इसमें क्या है, कुछ अदर हमारे जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, जिसमें कि विटामिन्स, कुछ खनिज लवण, पानी भी छोटी आंत में कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और जो कि फैट में कुछ घुलनशील विटामिन्स होती हैं जो फैटी एसिड के साथ लैक्टेज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिलकर इलियम के अंतिम सतह पर अवशोषित हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि सर्कुलर फोल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई की प्रेजेंट में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर ये एक तरीके से अधिक क्षेत्रफल प्रदान करते हैं और लगभग 90% जो एब्जॉर्प्शन होता है वो छोटी आंत में होता है। जो बचा हुआ है वो 10% हमारा स्टमक हुआ बड़ी आंत में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब है लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलोन, रेक्टम एंड कैनाल। ठीक है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये अराउंड 1.5 मीटर लंबा होता है, 1.5 मीटर लंबा होता है, जो कि इलियोसिकल जंक्शन से लेकर रेक्टम तक फैला होता है। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है वो छोटी आंत के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अब इसके काफ़ी पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका सीकम हो गया, कॉलोन हो गए, रेक्टम हो गया और एनल कैनाल हो गई। ठीक है, कॉलोन के भी 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। ठीक है, अब इसमें डायग्राम में देख सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया सीकम। ठीक है, अब कॉलोन बात करें तो ये असेंडिंग कॉलोन हो गया, ये ट्रांसवर्स कॉलोन हो गया है। ठीक है, देन ये है आपका डिसेंडिंग, और जो ये एस टाइप का यहाँ पे बना हुआ है ये है सिग्मॉइड कॉलोन। ठीक है, और लास्ट पार्ट होता है एनल। ठीक है, तो अब डायग्राम भी हमने देख लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो लास्ट पार्ट होता है सीकम, जिसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन आके इन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो सीकम और जो इलियम का जो अंतिम एक पार्ट होता है एक तरीके से बहुत सकरा होता है, बहुत जगह बहुत कम होती है, हल्का बहुत स्मॉल होल होता है जिसमें। ठीक है, और जिसे हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, और यह है अराउंड 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी बात कर रहे हैं दिस वन। ठीक है, अब अगर देखें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये गई हैं। ठीक है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ऊपर गई असेंडिंग कॉलोन। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे ये वॉल्व खुला हुआ है, इलियोसिकल वॉल्व। ठीक है, ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो वेस्ट मटेरियल है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो सीकम की बात करें तो यह हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है जो कि 6 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये फूला हुआ भाग होता है। ओके, कॉलोन की बात करते हैं तो इनको 3 या 4 में डिवाइड किया जाता है, 3 में से डिवाइड किया जाता है मेनली असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग में। ठीक है, अब अगर असेंडिंग की बात करते हैं तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि सीकम से जुड़ा हुआ होता है और यह लीवर के एक तरीके से समांतर स्थित होता है और बीच के सिरे पर ट्रांसवर्स कॉलोन होती है। ओके, जो ट्रांसवर्स कॉलोन होती है ये क्या करती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, हिपैटिक प्लेक्सस से छोटी आंत के स्प्लेनिक फ्लेक्सस तक फैली होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है एब्डोमिनल कैविटी में लिवर, स्टमक एंड आपकी प्लीहा, जिसको बोलते हैं अपन लोग प्लीहा को आई थिंक स्प्लीन बोलते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। ओके, देन है डिसेंडिंग कॉलोन। ओके, डिसेंडिंग की बात करते हैं तो यह हमारा स्टमक और प्लीहा के बीच जो इलियक क्रस्ट होती है वहाँ तक फैली रहती है। और सिग्मॉइड कॉलोन की बात करते हैं तो जो बड़ी आंत के जो होती लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसकी जो इलियक क्रस्ट से नीचे आने वाले पार्ट को सिग्मॉइड कॉलोन कहते हैं, जो कि एस शेप बनाती है। ओके, बात करते हैं रेक्टम की, तो यह एक छोटा वो फूला हुआ भाग होता है जो कि लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा होता है और यह सिग्मॉइड कॉलोन से एनल तक फैला होता है। अब एनल कैनाल की बात करते हैं तो यह रेक्टम का लास्ट पार्ट होता है जो कि 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ओके, और गोदा नली होती है, इसमें 2 पेशीय या मस्कुलर स्फिंक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, और यह स्फिंक्टर क्या करते हैं एक तरीके से लास्ट के जो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं। ओके, अब बात करते हैं रेक्टम में जो बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं, ये 4 लेयर से मिलकर बनती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और कुछ मस्कुलर लेयर। ओके, म्यूकोसा में भी गॉबलेट सेल्स होती हैं। ठीक है, और जहाँ पर एक तरीके से सॉलिटरी
सिस्टिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं। सब म्यूकोसा की बात करते हैं तो एक पतली लेयर होती है जो कि हमारे इसोफेगस में से, ठीक है, कुछ लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से शरीर की रक्षा करते हैं, जो सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। देन कुछ मस्कुलर लेयर होती हैं, और यहाँ पर मस्कुलर लेयर जो होती हैं वो होती हैं सर्कुलर मसल लेयर, ठीक है, और यही हमारे एक शेप प्रोवाइड कराती हैं एनल को। ओके, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड कैनाल, जिसमें कि आपका एब्जॉर्प्शन हो गया है। एब्जॉर्प्शन भी, ठीक है, इलियोसिकल वॉल्व के द्वारा जब कॉलोन में कोई भोजन आता है तो मोस्टली क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी पानी होता है वहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और जबकि बड़ी आंत में, ठीक है, आधे से 1 लीटर पानी का एब्जॉर्प्शन या ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा होता है, और बड़ी आंत में इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, कुछ मात्रा में विटामिन्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। और जब यह जो वेस्ट मटेरियल है जब सेमी सॉलिड नहीं हो जाता तब तक एक तरीके से इसमें एब्जॉर्प्शन होता रहता है, ठीक है। अब माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होती है, इसमें भी कुछ जो बड़ी आंत में कुछ रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो कि विटामिन के और जैविक अम्ल का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। इन जीवाणुओं में स्ट्रेप्टोकोकस है ना, एंटेरोबैक्टर, ठीक है, एरोजेंस, ई कोलाई आदि बहुत सारे शामिल होते हैं जीवाणु, और यही जीवाणु जब शरीर के अन्य भागों में प्रवेश करते हैं तो ये हानिकारक हो जाते हैं। जैसे इसमें आपका ई कोलाई, ठीक है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में प्रवेश कर जाए तो ये सिस्टिटाइटिस बना देता है, और जो कि इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली गैस, ठीक है, वायु के जैसे कई सारे तत्व होते हैं, मुख्य रूप से N2, ठीक है, नाइट्रोजन, जो कि खाने पीने के दौरान शरीर में प्रवेश करती है और इसका अवशोषण कहीं नहीं होता, तथा पाचकों के पाचन से CO2 तथा मीथेन गैस पैदा करती हैं जो कि बड़ी आंत में अंतर्वायु या फ्लैटस के रूप में आंत से बाहर निकाली जाती है, ठीक है। अब मास का मूवमेंट होता है, यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो होता नहीं है, ठीक है। तो जैसे डिसेंडिंग कॉलोन है वो नीचे को अगर पार्ट मटेरियल को नीचे भेज रही है, पदार्थ को जो भी है वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, तो आगे वाली पीछे वाली जो मसल्स हैं वो वर्क करती हैं, मास मूवमेंट होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं मास मूवमेंट। ओके, अब डेफिकेशन क्या होता है, जिसको बोलते हैं मल को त्यागना। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है सब कुछ डाइजेस्ट होके, और ये एक तरीके से ऐसा पार्ट होता है जो कि बहुत मतलब एक तरीके से सेमी सॉलिड होता है, बहुत कम इसमें लिक्विडिटी बची होती है, ठीक है। और तो ये लास्ट में जब इंस्पेक्टर ओपन होता है तो वही हमारी एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फेसेट की बात करते हैं तो ये भी हमारा सेमी सॉलिड होता है तथा ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और इसका जो रंग होता है वो स्टर्कोबिलिन की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 60 to 70% वाटर होता है जिसका एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में हो जाता है। और जो शेष बचे हुए पदार्थ होते हैं मल में हमारे, वो मोस्टली क्या होते हैं, जीवित व मृत सूक्ष्म जीवाणु, ठीक है। फाइबर होते हैं जो कि पच नहीं पाते हैं, पौधे हो गए और कुछ जीव पदार्थ हो गए, कुछ फैटी एसिड हो गए जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते वो भी निकल जाते हैं, ठीक है। और भोजन की नली से प्राप्त कुछ एपिथेलियल सेल्स वो भी इसी में से आउट हो जाती हैं। और देन म्यूकस, ठीक है, ये बड़ी आंत की जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी उपकला परत द्वारा स्रावित होता है, और जो श्लेष्मा होता है ये मल को चिकनाई प्रदान करता है जिसकी वजह से ये आसानी से आउट हो जाए। अब बात करते हैं पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज भी एक मुलायम सा गुलाबी सा भूरी व चपटी होती है जिसकी लंबाई 12 to 15 सेंटीमीटर होती है तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, और इसका वजन जो होता है वेट 60 ग्राम होता है। पोजीशन की बात करें तो यह हमारे एब्डोमिनल कैविटी में एपिगैस्ट्रिक रीजन है, तथा लेफ्ट साइड देखें तो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में सिचुएटेड है, ठीक है। अब जो हमारा हमारे पेट है, पेट के जो पीछे वाली परत होती है, ठीक है, ट्रांसवर्सली वहाँ पर सिचुएटेड होती है, और ये ड्यूडेनम से स्प्लीन तक फैली होती है। आई थिंक इसका डायग्राम आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, अब इसके पार्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। पेनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय, मैं हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ। अब इसमें भी 3 पार्ट है, हेड, बॉडी एंड टेल, ठीक है।
जो हेड होता है ये सबसे चौड़ा भाग होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में ड्यूडेनम की आकृति में स्थिर रहता है। बॉडी की बात करें तो यह पेनक्रियाज का मुख्य भाग होता है जो कि स्टमक के पीछे दूसरी व तीसरी लंबर वर्टिब्रा के सामने स्थित होता है, लंबर वर्टिब्रा, ओके। और यह हेड तथा टेल्स के बीच में पाया जाता है। सिंपल सी है। टेल की बात करते हैं तो यह पेनक्रियाज का बायां या लेफ्ट साइड का संकरा हुआ नलिका भाग होता है जो कि एक तरीके से लेफ्ट किडनी के सामने और स्प्लीन तक फैला होता है। देखिए ये रहा डायग्राम। डायग्राम बहुत ईजी है, बनाना भी आना चाहिए। टेल हो गई, दिस इज़ द बॉडी, और ये हेड हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका ड्यूडेनम, ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब इसी में ही हमारा जो पेनक्रियाज होता है, ये लोबल्स हो गए, पेनक्रियाटिक डक्ट हो गई जो ये आई हुई है, ओके। ये गॉल ब्लैडर सिचुएटेड है ऊपर, ठीक है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट है जो कि आपको जिजोनम में से आके मिल रही हैं, नीचे अंदर आके ऐसी सारी पेनक्रियाटिक डक्ट होती हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से आके ड्यूडेनम में मिक्स होती हैं, क्योंकि ड्यूडेनम में भी सीसीके पाया जाता है जो कि एब्जॉर्प्शन में एक तरीके से एंजाइम कैसे सीक्रेट करने हैं उनका एक तरीके से अथॉरिटी रहती है इसके पास कि कितना सीक्रेट होना है, कितना नहीं सीक्रेट होना है, ओके। अब बात करते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें मेनली एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन की बात करें तो इसमें कई लोब्यूल्स पाए जाते हैं जहाँ पर एक तरीके से जो सीक्रेट सेल्स होती हैं, जो सीक्रेट करती हैं, और यही सीक्रेट सेल पेनक्रियाटिक डक्ट का निर्माण करती हैं जो कि ड्यूडेनम में जाके खुलती हैं, ओके। अब एंडोक्राइन की बात करते हैं तो एंडोक्राइन में क्या है, यहाँ पर भी कुछ सेल्स के गुच्छे पाए जाते हैं, ठीक है, बंच ऑफ द सेल्स, ठीक है। और इन गुच्छों को पेनक्रियाटिक आइसलेट बोलते हैं, ठीक है। और यही जो सेल्स होती हैं ये ग्लूकागोन, इंसुलिन, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन तथा पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सीक्रेशन करती हैं। और ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड में से जो डायबिटीज़ होती है ना, मेनली पेनक्रियाज की वजह से होती है ना, तो यही क्या करता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये क्या करती है, हार्मोन्स में जो रक्त में जो ब्लड में हमारे ग्लूकोज होता है या शर्करा होती है उसको कंट्रोल करता है। और ये एक्चुअली जो ग्लैंड होती हैं इसमें नलिका नहीं होती हैं, कोई डक्ट नहीं होती है ना, तो ये अपना जो भी सीधा सीक्रेशन है सीधा ब्लड में करती हैं, ओके। अब बात करते हैं लीवर की। तो लीवर एक तरीके से बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है, जिसका वज़न लगभग 1 किलो से 2.3 किलोग्राम तक होता है, ओके। और यह लीवर क्या करता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी भाग में ज़्यादातर और दायां भाग हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, और कुछ एपिगैस्ट्रिक तथा आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन तक फैला होता है। जो हमारे लीवर है इसकी जो ऊपर और सामने की परत कोमल तथा डायफ्राम की अंदरूनी सतह की ओर मुड़ा होता है, ये ऊपर साइड में यहाँ पे डायफ्राम होता है, ठीक है। देख लीजिए ये लीवर हो गया, कितना एरिया कवर कर रहा है, क्योंकि स्टमक ये रहा है इतना खाली, यहाँ से पे आपका ड्यूडेनम वो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये यहाँ पे अंदर पेनक्रियाज है, ठीक है, और ये आपका गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये बाइल का सिक्रेशन लीवर में से होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ओके। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वो सामने की तरफ डायफ्राम होता है, नीचे की तरफ आपका आमाशय स्टमक हो गया, पेट, और पित्त की नलिका हो गई, ड्यूडेनम हो गया, ठीक है, आपका राइट साइड का किडनी हो गई तथा एड्रिनल ग्लैंड हो गई। पीछे की तरफ देखा जाए तो इसमें आपका इसोफेगस आ गया, इन्फीरियर वेना कावा जो हार्ट का पार्ट है, एरोटा महाधमनी जो भी हार्ट का है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम तथा डायफ्राम। बगल में देखा जाए तो निचली पसलियाँ जिसको बोलते हैं रिब्स, ओके, और डायफ्राम पाया जाता है, ठीक। अब देखा जाए अगर हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर में तो जो हमारा एक तरीके से जो लीवर है एक तरीके से संयोजी टिश्यूज़ के एक आवरण जिसको बोलते हैं ग्लिसल्स कैप्सूल्स कहते हैं, ये उससे कवर्ड होता है, ठीक है। और जो लीवर की आगे वाली जो मिड वाली लेयर होती है, ठीक है, जिसमें मेजेंटी रहती है,
और जिसे फैंसी फार्मर लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें मेनली 2 लोब होते हैं, ये 2 लोब में विभाजित होता है। जो हमारा राइट साइड का है, ठीक है, वो बाएं की अपेक्षा थोड़ा सा 6 टाइम्स बड़ा होता है, 6 गुना बड़ा होता है। तथा दाहिने जो हमारा दाहिने साइड की जो किडनी हो गई राइट साइड की, और बड़ी आंत के दाहिने कलिका फ्लेक्स के ऊपर स्थित होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो लीवर होता है बहुत छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनते हैं। ये खंड पंचकोणीय षटकोणीय आकृति के होते हैं। ठीक है, और इनका व्यास लगभग 1 मिलीमीटर होता है और इनमें सेंट्रल वेन होती है। ठीक है, केंद्रीय सिरा रहती है और इनके भीतर यकृत जो है हेपाटोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और इनके हर एक के कोने में पोर्टल्स एरिया होता है, जो कि पोर्टल सिरा इसमें आपका वेंस, आर्टरीज, ठीक है, कुछ डक्ट, ठीक है, नर्व्स, ये सब इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। और जो लिवर्स की कुछ सेल्स होती हैं, इनके बीच बीच में भी साइनोसॉइड्स रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, लिवर की आर्टरीज और वेंस में ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ द लीवर, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि लीवर में से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में, तथा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ठीक है, इंसुलिन की प्रेजेंस में, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में। ठीक है, और लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है। अब जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना होता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ये सब पढ़ा होगा आपने, क्योंकि ये बहुत पहले पढ़ाया गया है और 12th में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन का जो पुनः एक तरीके से ब्रेक डाउन होता है, विघटन होता है, जो कि ग्लूकोज में बदलना होता है, जिसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसकी मेन ये है जो टर्म है, ग्लूकोज इंसुलिन और ग्लूकागोन की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब पित्त का संश्लेषण होता है, इसमें बाइल भी सीक्रेट होता है। ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, जिसमें कि कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, कुछ फैटी एसिड होते हैं, ग्लिसरॉल हो गया, और आदि से जो हमारा ग्लूकोज है इसका निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक, अब डीएमिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि नाइट्रोजेनेसिस झाग को अमीनो एसिड जो होते हैं वहाँ से हटाना, जो नए प्रोटीन के निर्माण में सहायक नहीं होते हैं, उन्हें डीएमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डीएमिनेशन को एक कैसे टर्म समझ लीजिए कि डीएमिनेशन मीन्स किसी चीज़ को हटा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो नाइट्रोजेनेसिस जो झाग होता है, ठीक है, उसको अमीनो एसिड जो होते हैं उनसे हटाया जाता है। ठीक है, सिंपल इसको बोलते हैं डीएमिनेशन। अब यूरिया संश्लेषण होता है। ठीक है, जिसमें कि लीवर में आर्निथिन सर्कल्स के द्वारा यूरिया का, या आर्थिनल साइकिल के द्वारा यूरिया का संश्लेषण होता है। देन है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, लीवर में जो छोटी मतलब हमारी इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पर कुछ टॉक्सिक मटेरियल हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, एक तरीके से ड्रग्स के जो उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट का जो रेंज है, या उसको एक तरीके से कम कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। तो लीवर में भी सेल्स और कुछ जीवाणुओं का भक्षण करते रहते हैं। ठीक है, और इसी में विटामिन ए, डी, ई के, जो कि ये वाटर सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, तो इनका एक तरीके से एब्जॉर्प्शन, एक तरीके से यहाँ पर रहते हैं, संग्रहण करना होता है, इकट्ठा करना होता है। ठीक है, ऊष्मा का संपादन करना होता है, अकार्बनिक लवण, कॉपर व आयरन का संकरण होता है। ठीक है, संग्रहण होता है, सॉरी। और हमारा जो लीवर होता है, एक दिन में अराउंड 500 ml बाइल का सीक्रेशन करता है। ओके, बात करते हैं गॉल ब्लैडर की, तो जिसको बोलते हैं पित्ताशय,
ये नाशपाती के आकार का होता है, ये रहा आपका, है ना। और थैलोनोमा इसकी संरचना है जो कि यकृत के दाहिने खंड की निचली सतह में धंसा रहता है, जिसकी लंबाई 7 to 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होती है। और इसमें 30 to 60 ml बाइल इकट्ठा रहता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर में। डाइजेशन इसका डायग्राम भी देख लीजिएगा। संरचना की बात करें इसकी तो पित्ताशय को एक तरीके से फंडस, बॉडी और नेक में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये भी तीन परत से मिलकर बना जाता है। पहला है, फर्स्ट होती है पेरिटोनियम, ठीक है, जो बीच की होती है एक तरीके से मस्कुलर लेयर होती है, इसमें मसल्स फाइबर होते हैं। थर्ड होती है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन। मेनली हर एक का होता है, जो भी हमारा इसोफेगस से लेकर एनल तक पाया जाता है। मेनली जितने भी खोखली नली पाई जाती हैं, मेनली सब में इनमें लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिनमें कि मिड में होती है आपकी मसल्स लेयर, ठीक है, स्टार्टिंग होती है पेरिटोनियल लेयर्स और थर्ड लास्ट जो होती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो ये बाइल को इकट्ठा करके रखता है, ठीक है, स्टोर करके, और यह पानी का अवशोषण कर पित्त को गाढ़ा बना देता है, ठीक है। यह वाटर को एब्जॉर्व करता है और यह एकत्रित पित्त को स्रावित करता है। और पित्ताशय की पेशीय दीवार जो हमारा बाइल गॉल ब्लैडर है, इसकी जो मसल्स लेयर है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, ठीक है, तो जो बाइल होता है वो पित्त वाहिनी की जो डक्ट है उसके द्वारा ड्यूडेनम में चला जाता है, ठीक है। अब बिलियरी ट्रैक्ट की बात करते हैं तो बिलियरी ट्रैक्ट की लंबाई जो होती है 7.5 सेंटीमीटर होती है तथा चौड़ाई इसकी 3 mm होती है। और यह निम्नलिखित कई भागों में से मिलकर बनता है, ओके। जो हमारा लीवर है, इसमें से निकलने वाली राइट व लेफ्ट जो डक्ट हैं, ठीक है, ये मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, ठीक है, जो कि गॉल ब्लैडर को बनाती हैं आगे जाकर। देन इसमें सिस्टिक डक्ट होती है जो कि गॉल ब्लैडर से निकलने वाली ऐसी डक्ट हैं जो कि करीब 4 सेंटीमीटर्स की होती हैं। देन कॉमन बाइल डक्ट। अब मेटाबॉलिज्म है। अगर मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो इसमें मेटाबॉलिज्म करीब, इसमें कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म होता है, कुछ एनर्जी होती हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम को करीब 4.1 KCl बोलते हैं, ठीक है। 1 ग्राम फैट को 9.2 KCl, ये KCl में किलो कैलोरीज होती हैं, ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन में अराउंड 4.1 किलो कैलोरीज होती हैं, ठीक है। किलो कैलोरी मीन्स एनर्जी है, ठीक है। तो जूल इसकी इकाई हमने पढ़ी है ना, आई थिंक फिजिक्स में ही पढ़ी है, शायद केमिस्ट्री में पढ़ी है। तो अब एक डाइजेशन अगर बात करें हम तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी मैंने जो पीछे पढ़ाया है उनमें सभी ऑलरेडी बता दिया मैंने। फिर भी अगर आपको एक डिटेल में चाहिए होगा तो मुझे आप बताइएगा। और ये आपका होता है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट।